नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही आधुनिक भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरा देश लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा, देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। आज महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं सबसे पहले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उनकी इस पावन पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य श्री उमेश द्विवेदी जी, पवन सिंह चौहान जी, अवनीश कुमार सिंह जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, माननीय विधायक ओपी श्रीवास्तव जी, सरदार पटेल स्मृति समारोह समिति के महासचिव श्री शशांक वर्मा जी, अध्यक्ष श्रीमती राजेश्वरी देवी पटेल जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, श्री डीएम कटियार जी, दिनेश सचान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार पटेल स्मारक समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश अखंड भारत के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण कर रहा है, देश के प्रति उनकी सेवाओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। हर भारतवासी जानता है कि 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के करमसद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था। उन्होंने एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, लेकिन अपने परिश्रम से उच्च शिक्षा अर्जित की। लेकिन उच्च शिक्षा के अर्जन के पीछे का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करने के लिए विदेशी हुकूमत की नौकरी करना नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के पीछे का हेतु देश और दुनिया को समझ करके अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ भारत माता के चरणों में कैसे समर्पित किया जाए, इसके लिए किया था। आजादी के आंदोलन में कूदे, आंदोलन को नेतृत्व दिया, कई बार जेल की यातनाएं सही, लेकिन आजादी के इस आंदोलन से विचलित नहीं हुए। यह देश जब आजाद हो रहा था, उस समय पुरजोर तरीके से भारत के विभाजन का विरोध भी किया। स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और कैसा भारत हमें चाहिए, भारत के अंदर की उन सभी रियासतों को जिनकी संख्या
देश के अंदर उस समय 567 थी। इन 567 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके वर्तमान भारत का जो स्वरूप है, अगर सही मायने में कहें तो इस वर्तमान स्वरूप के शिल्पी के रूप में यह भारत सदैव लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करेगा। ये स्वरूप उन्हीं की देन है। हर व्यक्ति जानता है, जूनागढ़ का नवाब, हैदराबाद का निजाम नहीं चाहते थे कि भारत गणराज्य में शामिल हो, क्योंकि जब ये देश आजाद हो रहा था, टू नेशन थ्योरी को अंग्रेजों ने जब देश के अंदर लागू किया, तो ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे भारत गणराज्य में शामिल होना चाहें या पाकिस्तान में या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहें, यह उनको स्वतंत्रता दी गई थी। भारत की सभी देशी रियासत भारत गणराज्य का हिस्सा बनने के लिए जितने भी हिंदू रियासतें थीं, उन्होंने भारत गणराज्य का हिस्सा बनने में सहमति व्यक्त की। जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम मना कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत को कहां शामिल किया जाए, वह असमंजस की स्थिति में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे अपने हाथों में लिया कि मैं इसके बारे में आगे पहल करूंगा। जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाना है और एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से केवल सरदार साहब की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये दोनों रियासतें भारत गणराज्य का हिस्सा बनी। जूनागढ़ के नवाब को और हैदराबाद के निजाम को देश छोड़कर के भागना पड़ा। जम्मू कश्मीर पंडित नेहरू के हाथों में था। उन्होंने जम्मू कश्मीर को इतना विवादित करने का काम किया कि वह भारत को लगातार आजादी के बाद दसता रहा। उग्रवाद, अलगाववाद, ये उसी कश्मीर से पंडित नेहरू के कारण देश को प्राप्त हुआ था। यह देश आभारी है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर अनेक गृह मंत्री के रूप में भारत के अंदर अनेक ऐसे कार्यक्रमों का शुभारंभ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चाहे वह सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य हो, भारत के अंदर तमाम प्रकार के विवादों के समाधान का एक तंत्र विकसित करने का कार्य, भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य, ये सभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हो पाया। यह देश का दुर्भाग्य रहा जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे कालखंड तक देश को प्राप्त होता। 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। उनकी भौतिक देह, उनका भौतिक नेतृत्व हमसे अलग हो गया, इस देश से अलग हो गया। लेकिन उनकी स्मृतियां, देश के प्रति उनकी सेवाएं, देश के प्रति उनका योगदान हम सबके लिए चिर स्मरणीय अध्याय बन गया, एक नई प्रेरणा बन गई। आज इसीलिए हर भारतवासी जब भी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ भारत माता के इस महान सपूत के प्रति
अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। आज उनका पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की आधिकारिक घोषणा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को निर्विरोध बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 3.5 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हरेक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। इस दौरान प्रदेश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का दर्शन हम में से हर व्यक्ति कर रहा है। 11 वर्ष में क्या भारत आज पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति बदला है। जो लोग आज से 11 वर्ष पहले भारत को कमतर आंकने का प्रयास करते थे, हे जिससे देखते थे, आज उन्हें भारत के अंदर विश्व नेतृत्व नजर आता है। आज उन्हें भारत पर गौरव की अनुभूति होती है। आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और यह हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता
आदरणीय प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का, इन्वेस्टमेंट का देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं, आ रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि केवल उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को परंपरागत उद्यम में उन्हें नौकरी के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का और जो कार्य निवेश का, सुरक्षा और कानून के राज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी हैं और 6 लाख से अधिक की परियोजनाएं हमारे पास वर्तमान में तैयार है, जिसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग की तैयारी करनी है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब भी हमने माननीय पीयूष जी से सहयोग और समर्थन मांगा, वे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल कहा कि ये होना है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हम आगे बढ़ाए हैं। हमारे पास एक कमी है। उन्होंने कहा आप बताइए। मैंने कहा हमें एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। उन्होंने कहा आप घोषणा कर दीजिए, ये मान के चली कि हो गया। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है बताते हुए लखनऊ में भारत सरकार ने अपना पैकेजिंग इंस्टीट्यूट स्वीकृत ही नहीं किया, उसका सत्र भी प्रारंभ हो गया है। उत्तर प्रदेश अपने उद्यमियों के लिए उनकी प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर सके, दुनिया के बाजार में पहुंचा सके। हमारे मन में आया कि हम क्या उत्तर प्रदेश ग्लोबल मीट का कोई आयोजन हम कर सकते हैं? कोई ऐसा आयोजन हो जाए जहां उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को हम शोकेसिंग कर सकें। तो 150 कोई ऐसा हो। मैंने माननीय पीयूष जी से चर्चा की। उन्होंने कहा चिंता मत करिए। पहले वर्ष उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 500 फॉरेन बायर अपने खर्चे पे भेज रहा हूं यूपी में। यूपी के लोग अपनाओ लगाएं, खरीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी, दुनिया के मार्केट में पहुंचाने की जिम्मेदारी। और बहनों और भाइयों, आज हर वर्ष सितंबर माह में उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हर प्रोडक्ट को हम लोग ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करते हैं। और इतना लोकप्रिय हुआ है, इस बार भी मैंने उनसे अनुरोध किया। वो दुनिया में अपने भारत के कार्यक्रमों की दिशा से व्यस्त थे, तब भी वे उसके कार्यक्रम में आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और माननीय पीयूष जी ने उसका समारोह किया और आए। और उसमें लगभग
11,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से दुनिया के मार्केट के लिए बुक हुए। ये सारा पैसा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त हुआ। यह कार्य तब हो पाया, राजनीतिक स्थिरता थी, सुरक्षा का बेहतर माहौल था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का भरपूर सपोर्ट था, और उसके बल पर डबल इंजन सरकार की सामर्थ्य और शक्ति के बल पर आम जनमानस के लिए 17 के पहले जो प्रदेश उपद्रवग्रस्त था, आज जो उत्सव पर्व के रूप में उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। कोई सोचता था 17 के पहले कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनेगा, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनेगी। आज तो कोई हमारी अयोध्या पे प्रश्न नहीं उठाएगा। आज कोई राम भक्त पर कोई नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता। 17 के पहले जब भी कोई भाजपा का कार्यकर्ता, विचार परिवार का कोई कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे अरे देखो ये सब इनका ऐसे ही नारा है। लेकिन क्या आज कोई प्रश्न उठा सकता है क्या? आज तो मंदिर बन गया ना, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया है। और पहली बार हुआ है अयोध्या धाम में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे, उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर किए, शिलान्यास का कार्यक्रम भी किया। प्रधानमंत्री जी ने 500 वर्षों के बाद रामलीला को अयोध्या में भगवान राम के अपने भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम भी किया। और अभी 25 नवंबर को रामलला के भव्य मंदिर में धर्म ध्वजा के आरोहण करने के लिए भी स्वयं प्रधानमंत्री जी पधारे। भारत की विरासत को गौरव के साथ दुनिया के अंदर आगे बढ़ाने की उस अभिव्यक्ति का यह प्रतीक है जो हर भारतवासी के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करो। वही विरासत है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम हो, मिर्जापुर में मां बिंदुवासिनी का धाम हो, या फिर सीतापुर में नेमिष तीर्थ के पुनरुद्धार का कार्य हो, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का हो, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशांबी या अन्य उन क्षेत्रों में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो, सारनाथ समेत उन सभी स्थलों के लिए जहां पर भी भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ स्थल मौजूद हैं। पश्चिम में सुख तीर्थ हो जो पहली भागवत भूमि के रूप में है, या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, इन सभी तीर्थों के वैश्विक मानचित्र पर पुनर्स्थापना का कार्य आज प्रभावी ढंग से डबल इंजन सरकार उसी प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, यह काम इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनमानस को भी विश्वास है सरकार करेगी, अच्छा करेगी। आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सोचता था पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि 17 के पहले जो लोग प्रदेश की कमान जिनके हाथों में थी वे अंधेरे में रहने के व्यस्त थे, क्योंकि डकैती तो अंधेरे में ही पड़ती है, इसलिए बिजली नहीं दी जाती थी। हम लोग जब 17 में आए थे तो ऊर्जा मंत्री के रूप में पीयूष जी थे। पीयूष जी आए थे अप्रैल में, 2017 अप्रैल में। इन्होंने कहा कितनी बिजली मिलती है, पता लगा 3 से 4 घंटे। इन्होंने कहा नहीं, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं। और याद करिए, जब अप्रैल प्रथम सप्ताह 2017 में माननीय पीयूष गोयल जी उत्तर प्रदेश आए थे, तब से बिजली का जो रोस्टर उन्होंने तय किया वही आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर लागू है। सभी 75 जनपदों में, 350 तहसीलों में, 825 विकास खंडों में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।